Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh and we were discussing the Maternity Benefit Act. As we know, we have discussed till section 10 and from today we have to discuss from section 11. Maternity Benefit Act is provided in the syllabus of LLB Honors 6th semester. So let's see what is in section 11. It talks about nursing breaks. नर्सिंग ब्रेक्स क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. इट सेज एवरी वुमेन डिलीवर्ड ऑफ अ चाइल्ड हु रिटर्न्स टू ड्यूटी आफ्टर सच डिलीवरी. मतलब हर वुमेन एम्प्लॉई जिसने मैटरनिटी बेनिफिट के पूरे पीरियड को अवेल कर लिया है, यानी कि जिसे हम 26 वीक्स कहते हैं अगर फर्स्ट एंड सेकंड डिलीवरी है, एंड इन अदर केसेस इट इज़ 12 वीक्स. ओके, तो अगर हम बात करते हैं इस पूरे टाइम की, इस पूरे टाइम पीरियड को अवेल करने के बाद जो टाइम बचता है आगे, जो टाइम आगे है हमारा, उस टाइम पर क्या, उस टाइम के आगे क्या वर्किंग एम्प्लॉय को या वुमेन एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट को मिलता है, इसके बारे में सेक्शन 11 बात करता है. ठीक, तो इसको अगर हम देखें, इसमें यही बात कही गई है कि जब वुमेन एम्प्लॉय अपने उस बेनिफिट को 26 वीक्स के मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल करने के बाद फिर से ड्यूटी को रिज्यूम करती है, तो वहाँ पर क्या होगा, इन एडिशन टू द इंटरवल फॉर द रेस्ट अलाउड टू हर. मतलब कि वो पीरियड जो कि उसे रेस्ट के लिए दिया गया है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर 26 वीक्स. ओके, इन एडिशन, इसके अलावा, मतलब 26 हफ्तों के अलावा उसे और कौन सा पीरियड मिलेगा, बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ हर डेली वर्क 2 ब्रेक्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन फॉर नर्सिंग द चाइल्ड. मतलब इसके अलावा उसे और क्या परमिशन मिलेगी, उसे अपनी जॉब के टाइम पर 2 ब्रेक्स मिलेंगे. जनरली एम्प्लॉयज़ को 1 ब्रेक मिलता है, लेकिन उसे बच्चे की नर्सिंग के लिए, अपने बेबी की नर्सिंग के लिए उसे वहाँ पर 2 ब्रेक्स दिए जाएंगे. ठीक है, कब तक दिए जाएंगे, जब तक कि वो बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता. ठीक, तो यहाँ पर सेक्शन 11 ये बात करता है कि जब पूरे मैटरनिटी पीरियड को अवेल करने के बाद कोई वुमेन एम्प्लॉई अपनी जॉब को रिज्यूम करती है, तो वहाँ पर जब वो जॉब करेगी तो वहाँ पर उसको 2 ब्रेक्स दिए जाएंगे ताकि वो अपने बच्चे की नर्सिंग कर सके, उसकी केयर टेकिंग कर सके. ओके, आफ्टर इट एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 11 में और 2017 में, और इस अमेंडमेंट के बाद इसमें एक सब सेक्शन इंसर्ट किया गया, एंड द सब सेक्शन वॉज सेक्शन 11A. इट टॉक्स अबाउट क्रैश फैसिलिटी. अगर हम देखें कि क्रैश फैसिलिटी क्या होता है, क्रैश फैसिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह होती है एम्प्लॉयमेंट एरिया के पास में, जहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, जिनको बच्चा होता है, वो पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़कर जाते हैं काम पर. ठीक है, और वहाँ पर उन बच्चों को वैसा ही माहौल देने की कोशिश की जाती है जैसा कि घर में दिया जाता है, ताकि उनका एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके और उनकी केयर टेकिंग प्रॉपरली की जा सके. और ये ड्यूटी होती है एम्प्लॉयर की कि जहाँ पर उसने एम्प्लॉयमेंट में किसी वुमेन एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है या किसी को भी रखा हुआ है, और वहाँ पर वो एक क्रैश क्रिएट करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, और उसमें अगर कोई भी पेरेंट जा रहा है अपने बच्चे को छोड़कर, तो वहाँ वो उस बच्चे को छोड़ सकता है, और उस बच्चे को वहाँ पर छोड़ने के बाद वो अपनी जॉब कर सकता है. इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें दी हुई हैं बेसिकली, लेकिन अभी हम उनको पढ़ेंगे. तो यहाँ पर अब हम इस क्लास में बेसिकली डिस्कस करेंगे क्रैश फैसिलिटी के बारे में. ठीक है, कि क्रैश फैसिलिटी बेसिकली क्या होती है. फर्स्टली लेट्स सी द प्रोविजंस, व्हाट द प्रोविजंस टॉक्स अबाउट. इट सेज, clause 1 says every establishment having 50 or more employees shall have the facility of creche within such distance as may be prescribed either separately or along with common facilities. मतलब कि यहाँ पर ये कह सकते हैं आप कि मैटरनिटी एक्ट में एक सेक्शन 11A इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें ये बात कही गई कि अगर किसी इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर क्रैश की फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी या इस्टेब्लिश की जाएगी. अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 50 और मोर एम्प्लॉयज़, 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए. लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर मेल या फीमेल को
नहीं डिस्टिंग्विश किया गया है, यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिबेट क्रिएट होता है, एक डिस्कशन आता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसमें किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, मेल फीमेल दोनों की बात की जा रही है या फिर सिर्फ मेल फीमेल की बात की जा रही है। तो इसका एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाए या इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाए, ठीक। कि यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं 50 मेल और 50 फीमेल या 50 मेल और फीमेल, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो पहली चीज़ हमें इससे ये क्लियर होती है कि ये स्पेसिफिकली मेंशन एम्प्लॉयज़ करता है, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर 50 और मोर एम्प्लॉयज़ की बात करता है। तो नंबर इज़ वेरी क्लियर, कितने नंबर होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के, 50 एम्प्लॉयज़ जब तक नहीं होंगे तब तक क्रश फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी एम्प्लॉयर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, ही इज़ बाउंड टू इस्टेब्लिश क्रश फैसिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे कि पहले तो हमें नंबर क्लियर हो गया कि कितने नंबर होने चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या लिखा हुआ है इसमें कि यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है तो एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि ये डेलिबरेटली लिखा हुआ है, ये जानबूझकर लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है। अगर मिस्टेक हुई भी है तो और हम इसको सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो भी थोड़ी सी यहाँ पर हम मिस्टेक करेंगे। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस टर्म को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। मतलब एम्प्लॉयज़ टर्म तो वैसे भी जेंडर न्यूट्रल होता है, इससे ये तो क्लियर होता नहीं कि मेल की बात हो रही है या फीमेल की बात हो रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक और इसकी एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करके देखें तो देखिए एक चीज़ बड़ी ही क्लियर होती है कि बेसिकली वुमेन इज़ बायोलॉजिकली इंडोर्ड टू गिव बर्थ। बच्ची को जन्म तो वुमेन ही देती है, लेकिन उसकी जो केयर टेकिंग का काम क्या सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय का है, ऐसा नहीं है। उसकी देखभाल करने का काम तो मेल का भी है ना, उसके पिता का भी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की भी होती है केयर टेकिंग की, तो अगर उसे ऐसी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की गई तो वो कैसे केयर टेकिंग कर पाएगा अपने बच्चे की, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें हम कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें 50 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉई हैं वो सिर्फ फीमेल की बात नहीं करता, सिर्फ वुमेन एम्प्लॉय की बात नहीं करता, वो बात करता है किसकी, वो बात करता है मेल एम्प्लॉयज़ की भी, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि इवन इफ़ एन इस्टेब्लिशमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली मेल्स, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट केवल सिर्फ मेल है उसमें, तो भी ऐसे इस्टेब्लिशमेंट में क्रश फैसिलिटी होनी ज़रूरी है ताकि फादर्स को इनेबल किया जा सके कि वो उस क्रश फैकल्टी में अपने बच्चों को रख सकें या उनको भेज सकें और उनकी प्रॉपर देखभाल कर सकें। तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक एम्प्लॉय टर्म यूज़ किया गया है और ये जेंडर न्यूट्रल टर्म है, इसलिए यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ और मेल एम्प्लॉयज़ दोनों की बात की गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरी चीज़ हमें नंबर याद रखना है कि 50 नंबर्स की बात की गई है। ये और भी इसमें एक दो चीज़ें अभी हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि देखिए इंसर्शन किया गया है 2017 में इस सेक्शन का, ओके। लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड क्रश फैसिलिटी से रिलेटेड एक और एक्ट है जिसमें क्रश फैसिलिटी की बात की गई है। क्रश फैसिलिटी की बात किस एक्ट में की गई है, दैट इज़ सेक्शन 48 ऑफ फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 का सेक्शन 48 भी क्रश फैसिलिटी की बात करता है। उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी फैक्ट्री में 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं तो वहाँ पर एम्प्लॉयर क्रश फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो सेक्शन 11A है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का, वो बेसिकली सेफ गार्ड करता है, वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 48 के फैक्ट्रीज़ एक्ट के सेक्शन 48 को। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ निकल कर आती है कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉयमेंट में हमने मान लीजिए कि हमने ये बात कही
कि कोई एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पर कई सारे वर्कर्स हैं, वहाँ पर अगर 50 से 50 लोग हैं, ठीक, और 50 लोग में पर जैसा कि रिक्वायरमेंट रखी गई है 50 लोगों की, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 30 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं, तब तो फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए हमने जो सेक्शन 11A में एम्प्लॉयज़ पढ़ा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सेक्शन 11A में हमने जो एम्प्लॉयज़ टर्म पढ़ा, मान लीजिए उसमें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को माने, ठीक। यहाँ पर क्या बात हुई कि अगर सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को हम इंक्लूड करते हैं, तो मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फीमेल एम्प्लॉयज़ वहाँ पर मान लीजिए 25 हैं, ठीक है, और टोटल वर्कर्स जो है 50 है, तो वहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसी फैक्ट्री में 50 लोग हैं और हमने 11 को इस तरह पढ़ा कि एम्प्लॉयज़ का मतलब वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को माना गया, तो इसका बेनिफिट उनको भी मिल जाएगा जो 25 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। इसका मतलब कि अगर हम उस एम्प्लॉय को जेंडर न्यूट्रल पढ़ेंगे जो सेक्शन 11A में दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के, तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 48 को भी सेफगार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हाँ, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर फैक्ट्री एक्ट में 50 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, लेकिन 30 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ उस फैक्ट्री में ऑब्लिगेशन होगा कि एक क्रेस्ट फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए, ठीक। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये भी कह सकते हैं इसको कि मान लीजिए सेक्शन 11A के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सेक्शन 11A में इसको इस तरह से इनेबल किया जाए कि जो 50 और मोर फीमेल एम्प्लॉयर्स को सिर्फ माना जाए। अभी तो हमने बात करी कि सिर्फ मान लीजिए फीमेल एम्प्लॉयर्स को यही कहा जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में कि जो एम्प्लॉयज़ टर्म है सेक्शन 11A के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो टर्म एम्प्लॉयज़ यूज़ किया गया है, उस एम्प्लॉयज़ में मान लीजिए सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को रखते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को एक एग्जांपल के तौर पे। तो आप एक चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं से ये क्लैश करेगा सेक्शन 48 के फैक्ट्रीज़ एक्ट के साथ। कैसे? सेक्शन 48 फैक्ट्रीज़ एक्ट का क्या बात करता है कि जहाँ पर 30 फीमेल एम्प्लॉयज़ हों वहाँ पर ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एम्प्लॉय को फीमेल एम्प्लॉय माने, तो वहाँ पे बात क्या गई है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अवेल करने के लिए या क्रेस्ट फैसिलिटी को अवेल करने के लिए 50 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए अंडर सेक्शन 11A ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो अगर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 35 एम्प्लॉयज़ हैं या 30 एम्प्लॉयज़ हैं, तो फैक्ट्रीज़ एक्ट के अंडर तो क्रेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर क्रेस्ट फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया, एक वहाँ पर आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया दोनों सेक्शंस में, सेक्शन 48 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में और सेक्शन 11A मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में और सेक्शन 48 फैक्ट्रीज़ एक्ट में, ठीक है। तो इस क्लैश को कैसे दूर किया जाएगा? इस क्लैश को दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप एम्प्लॉयज़ को जेंडर न्यूट्रल पढ़ लीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 एम्प्लॉयज़ में 50, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर 30 एम्प्लॉयज़ हैं फीमेल वर्कर्स, यानी कि 30 फीमेल वर्कर्स हैं, ठीक, और टोटल जितने वर्कर्स हैं वो हैं कितने, 60। तो आधे हैं, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 60 लोग काम कर रहे हैं, 60 में 30 महिलाएं हैं और 30 पुरुष हैं। तो वहाँ पर क्या हो सकता है, अब वहाँ पर 60 लोग हो गए तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई हो जाएगा, सेक्शन 11A अप्लाई हो जाएगा अगर उसमें एम्प्लॉय को हमने जेंडर न्यूट्रल पढ़ा है तो। लेकिन अगर सिर्फ फीमेल को उसमें पढ़ा है तो 50 फीमेल तो है नहीं, तो फिर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको सिर्फ एम्प्लॉय की तरह पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें हम कोई अलग से अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं करते। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसमें दूसरा इसका प्रोविज़न पढ़ते हैं ज़रा, इसका जो प्रोविज़न क्या कहता है, इसका प्रोविज़न बेसिकली बात करता है कि प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट्स अ डे टू द क्रेस्ट बाय अ वुमेन विच शैल ऑल्सो इंक्लूड द इंटरवल फॉर द रेस्ट अलाउड टू हर। अब यहाँ पर देखिए अगर एक चीज़, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है जिसको क्लियर करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 4 विजिट्स अ डे, ठीक है, देखिए 2 इंटरवल्स
तो कहे गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि जो भी फीमेल एम्प्लॉई होगी उसको क्रश फैसिलिटी में अपने बच्चे की देखभाल के लिए 4 बार वो जा सकती है, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर जो एक इशू क्रिएट होता है वो ये होता है कि वेदर द मेल एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू विजिट द क्रश, कि क्या जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या वहाँ पर जाने के लिए अलाउड हैं 4 बार, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय की बात की गई है। एम्प्लॉय में हमने मेल फीमेल दोनों को माना है, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले पैरा में देखा जो मेन प्रोविज़न है। तो अगर दोनों को माना है, लेकिन 4 विजिट की परमिशन किसे दी गई है? सिर्फ फीमेल एम्प्लॉय को। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द एम्प्लॉयर शैल अलाउ 4 विजिट्स अ डे टू द क्रश बाई अ वुमेन, मतलब कि सिर्फ एक वुमेन एम्प्लॉय ही 4 विजिट्स कर सकती है। लेकिन ऊपर वाले प्रोविज़न में क्या दिया गया है कि एम्प्लॉयज़ टर्म सिर्फ यूज़ किया गया है, कहीं फीमेल और फीमेल का यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को या इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन अभी तक अवेटेड है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। तो अभी हम क्या मानेंगे, जो प्रोविज़न 1 का फर्स्ट पैरा है, यानी कि जो प्रोविज़न 1 है प्रोवाइज़ो को अगर छोड़ दें, तो वो कहता है जिस एम्प्लॉय की बात करता है उसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, नंबर 50 से ऊपर होना चाहिए, ठीक। और प्रोवाइज़ो क्या कहता है कि अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय है तो वो उस क्रश फैसिलिटी में जा सकती है 4 बार एक दिन में, ठीक। इसके अलावा इसका सेकंड प्रोविज़न देखते हैं। इट टॉक्स अबाउट एवरी इस्टेब्लिशमेंट shall intimate in writing and electronically to every woman at the time of her initial appointment regarding every benefit available under the act। तो इसमें बस एक ड्यूटी दी गई है एम्प्लॉयर को कि जब भी कोई इस्टेब्लिशमेंट में कोई वीमेन एम्प्लॉयमेंट में जाएगी या फिर जब भी उसका अपॉइंटमेंट होगा, तो उसको एक एम्प्लॉयर जो उसका एम्प्लॉयर है इंटीमेट करेगा, बताएगा लिख कर कि या फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिकली, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल करके, व्हाट्सएप या मैसेज करके, कैसे भी करके, ठीक है। उसके इनिशियल अपॉइंटमेंट के टाइम ही बताएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स उसको उस एम्प्लॉयमेंट में दिए गए हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक ड्यूटी दी गई है, एक मैंडेटरी ड्यूटी दी गई है कि वो वुमेन एम्प्लॉय को उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पर उसको मिलने वाली सारी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे हम अगर देखें, इसमें आगे बात करें कि किस तरह या क्या मैनर है क्रश फैसिलिटी का मैटरनिटी एक्ट के अंदर, ठीक। क्योंकि आपने 2 प्रोविज़न्स पढ़े, यही दो प्रोविज़न्स हैं सेक्शन 11A में रिगार्डिंग क्रश फैसिलिटी। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि क्रश फैसिलिटी में होगा क्या, क्या डिटेल्स हैं क्रश फैसिलिटी की, उसको हमें कैसे पता चलेगा। तो उससे रिगार्डिंग देखिए, कोई वैसे तो ऐसा बेसिकली डिटेल या मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है इस एक्ट में, ठीक। लेकिन सोशल सिक्योरिटी डिवीज़न, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था 17 नवंबर 2018 को, ठीक। और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ये बेसिकली ऐसा कोई भी रूल्स या फिर रूल्स आप कह सकते हैं कि रूल्स को फ्रेम करने का नोटिफिकेशन मांगा था। लेकिन स्टेट्स ने अभी तक ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी है, या ऐसी कोई भी गाइडलाइंस जो उन्हें अडॉप्ट करनी है, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं दी हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अदर एक्ट्स हैं, जैसे कि हमने अभी फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा 1948 में कुछ दिए गए हैं, क्रश फैसिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। इसी तरह एक और एक्ट है विच इज़ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। इसमें भी कुछ क्रश फैसिलिटी से रिलेटेड दिए गए हैं कि कैसे क्रशेस होने चाहिए। क्रशेस में बेसिकली इसमें कहा गया कि जो भी क्रशेस होंगे उनमें प्रॉपर या एडिक्वेट एकोमोडेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग एडिक्वेटली लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, क्लीन होने चाहिए, सैनिटरी कंडीशन होनी चाहिए। और वो देखिए यहाँ पर बच्चों की बात है तो क्या कहा गया कि उसका इंचार्ज कौन होना चाहिए, वुमेन होनी चाहिए, जिसको कि बच्चों या इन्फेंट्स को ट्रेन किया जाएगा उनको प्रॉपर केयर करने के लिए, ठीक। इसके अलावा अगर हम आगे देखें इसको, तो इसमें एक बात और भी कही गई है कि इसके बाद ये तो देखिए ये जो हुआ ये हम दूसरे एक्ट से हमने निकाला कि क्रश फैसिलिटी में क्या होना चाहिए। लेकिन इसके बाद 2 नवंबर 2018 को, ठीक है, यानी कि लगभग 1 साल के बाद
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया, एक मेमोरेंडम जो है निकाला अपने ऑफिस मेमोरेंडम में, और उन्होंने एक गाइडलाइन जो है इश्यूज़ करी, और वो उन्हें क्या कहा गया, नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रशेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, जिन्हें हम क्रश गाइडलाइंस भी कहते हैं, ठीक। और ये गाइडलाइंस कब आई, 2 नवंबर 2018 को, ओके। अब इनके अगर हम गाइडलाइन के फीचर्स को देखें तो इसके फीचर क्या है कि इसमें फीचर्स हैं ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन। तो इस गाइडलाइन में क्या कहा गया कि द क्रश फैसिलिटी इज़ फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 6 months to 6 years ऑफ ऑल एम्प्लॉय इंक्लूडिंग टेम्पररी डेली वेज कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल्स। देखिए पहली चीज़ इसमें बड़ी ही क्लियर की गई कि एम्प्लॉय चाहे जिस तरह की हो, वुमेन एम्प्लॉय, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, परमानेंट हो, डेली वेज पर हो, कंसल्टेंट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल हो, चाहे वो जिस तरह की एम्प्लॉय हो, वो एम्प्लॉय का जो भी बच्चा होगा वो अगर 6 महीने से 6 साल के बीच का है तो वो क्रश फैसिलिटी अपने बच्चे को भेज सकती है, ठीक। सेकंड इज़ डिस्टेंस ऑफ क्रश, कि कितनी दूरी पर ये इस्टेब्लिश होना चाहिए, वर्किंग प्लेस से कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो कितनी दूरी पर होना चाहिए, 500 मीटर्स के आसपास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टाइमिंग, कि जो क्रश टाइमिंग होगी क्या, कब बच्चे को रखने की और ले जाने की टाइमिंग क्या होगी, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन वर्किंग आवर्स एंड टाइमिंग ऑफ पेरेंट्स विच शुड आइडली मीन्स फॉर 8 to 10 आवर्स। तो मतलब देखिए वर्किंग आवर्स 8 से 10 घंटे का ही होता है, तो वही आप मान के चलिए। स्पेस, कि इस पर कितना स्पेशियस होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम उसका जो स्पेस है वो 10 से 12 स्क्वायर फीट का होना चाहिए पर चाइल्ड के हिसाब से। अगर पर चाइल्ड के हिसाब से देखें तो 10 से 12 फीट का उसमें स्पेस होना चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपरली खेल सके, आराम कर सके, चीज़ों को सीख सके, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की बात यहाँ पर की गई है कि तो यहाँ पर ये कहा गया है कि देयर इज़ अ रिकमेंडेड एडल्ट चाइल्ड रेशियो विथ हेल्पर्स, ठीक। तो जो एक रिकमेंडेशन दी गई है एडल्ट चाइल्ड रेशियो की हेल्पर्स के साथ, कि कितने चाइल्ड पर कितने हेल्पर होंगे। तो 1 क्रश इंचार्ज एंड 1 गार्ड टू बी एम्प्लॉयड इन क्रश यूनिट अप टू 30 चिल्ड्रेन। मतलब अगर 30 बच्चे हैं एक क्रश में, ठीक है, तो उनके उस बेसिस पर एक इंचार्ज होगी क्रश की और एक जो है गार्ड होगा, जिसे उस एक यूनिट के लिए जिसमें 30 बच्चे होंगे उसके लिए रखा जाएगा। रिकॉर्ड्स, इसका एक प्रॉपर रजिस्टर होगा जिस पर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे स्टाफ के, ठीक है, और उनके बच्चों के, और किन किन बच्चों को एडमिट किया गया है उस क्रश फैसिलिटी में। मॉनिटरिंग होगी, सुपरविज़न होगा, एक क्रश मॉनिटरिंग कमेटी पर सेटअप की जाएगी जिसमें एक पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्रश इंचार्ज होगी, क्रश वर्कर होगा एक, और एक एडमिन या एचआर पर्सन होगा, ओके। उसके अलावा अगर हम देखें ट्रेनिंग, प्रायर टू स्टार्टिंग वर्क विथ चिल्ड्रेन एट द क्रश ऑल द वर्कर्स ऑफ द क्रश नीड टू अंडरगो अ प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ 5 to 6 months। मतलब जो भी क्रश में वर्कर्स होंगे, ठीक है, वो सारे वर्कर्स को ट्रेन किया जाएगा 5 से 6 महीने, और वो इसलिए उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि उन्हें बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, इस चीज़ के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी 5 से 6 महीने की, ठीक। देयर इज़ एन एक्सॉस्टिव लिस्ट ऑफ नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, एक पूरी कंप्लीट लिस्ट है कि क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाएंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेकर, इक्विपमेंट को लेकर क्रश के, और सेफ्टी और प्रोटेक्शन को लेकर, हेल्थ और न्यूट्रिएंट प्रैक्टिसेस को लेकर, हाइजीन को लेकर, एंड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रश एक्टिविटीज़ को लेकर। मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर सब कुछ बताया जाएगा ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर केयर टेकिंग की जा सके बच्चों की, ठीक। एक यहाँ पर एक बात और भी है कि एक फॉर्मुलेशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की बात की गई है, ठीक। और वहाँ पर कंप्लेंट्स के लिए कमेटी इन्वेस्टिगेट ताकि किया जा सके, कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सके अगर कोई चाइल्ड एब्यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हमने बेसिकली सेक्शन 11 और सेक्शन 11A देखा आज। और सेक्शन 11 में आप देख सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है विच इज़ सेक्शन A विच टॉक्स अबाउट क्रश फैसिलिटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एम्प्लॉयर को ताकि वो बच्चों की प्रॉपर देखभाल कर सके। इसे मैटरनिटी एक्ट से हमने कनेक्ट किया, ठीक। हमने इसमें कुछ गाइडलाइंस बताई और ये सारी चीज़ें बताई कहाँ पर ये, किस पर ये
इम्प्लीमेंट होता है या किस पर यह अप्लाई होता है। जैसे हमने 1 में डिस्कस किया कि 1 में ये एम्प्लॉय माना जाता है, एम्प्लॉय में जेंडर न्यूट्रल होता है। दूसरे में हमने क्या माना कि वहाँ पर अभी तक स्टेटस क्लियर नहीं है कि मेल एम्प्लॉय को भी 4 विजिट्स अलाउ हैं या नहीं अलाउ हैं। ये भी हमने डिस्कस किया कि कैसे फैक्ट्रीज़ एक्ट में जो 30 फीमेल वर्कर्स दिया हुआ है और यहाँ पर एम्प्लॉय दिया हुआ है, तो कैसे उनका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फर्दर सेक्शंस। ओके, थैंक यू।